साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने को मानती है, लेकिन आज वह पार्टी हार के कगार पर खड़ी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अंदरूनी सर्वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज़्यादा सीटें नहीं ला रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिलकर के ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की 2024 में जीत सुनिश्चित की जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन गठबंधनों को गठबंधन के घटक दलों को जो एनडीए में पहले रह चुके हैं, उन्हें भी मना पाने की स्थिति में आज नहीं है। एआईएडीएमके, अकाली दल, उद्धव ठाकरे, चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पार्टी और केसीआर तक को अपने पाले में करने में नाकाम हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तमिलनाडु की स्थिति यह है कि स्टालिन और उनके बेटे ने कुछ महीने पहले जब सनातन धर्म के खिलाफ बातें कही थी, तो उस सनातन धर्म के खिलाफ बातें कहने वाले स्टालिन और उनके बेटे दयानिधि स्टालिन के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके भगवा गैंग ने हमला किया था, उससे डीएमके तो नहीं घायल हुई, लेकिन एआईएडीएमके जरूर घायल हुई और इनका साथ छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके वह अलग हो गई। आज उस एआईएडीएमके को मनाने फुसलाने में लगे हैं, लेकिन उसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, और भारतीय जनता पार्टी को एक अछूत पार्टी के रूप में चिन्हित कर रहे हैं। जिस तरह से धर्म का लब्बोलुआब उत्तर भारत में हिंदू धर्म को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने और राम कृष्ण और शिव के मंदिर बनाने की बात कह करके ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, यह ध्रुवीकरण तमिलनाडु में या यूं कहें कि दक्षिण भारत में काम नहीं आने वाला है, बल्कि दक्षिण भारत के लोग हिंदुत्व और इनके सनातन धर्म के खिलाफ सोचते हैं और उसके अनुसार अपनी तमिल संस्कृति के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। और तमिल संस्कृति यही कहती है, जो कि पेरियार से निकल करके आती है, और पेरियार जन्मजात ईश्वर विद्रोही हैं, धर्म विद्रोही हैं, और इनके 33 करोड़ देवी देवताओं में राम कृष्ण और शिव में पेरियार कुछ भी नहीं देखते हैं, उन्हें शून्य समझते हैं। और उन्हीं पेरियार की बनाई हुई डीएमके पार्टी है, और डीएमके के पैरेलल एआईएडीएमके बनी, और लगभग दोनों की विचारधारा धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में, धार्मिक सर्वधर्म संभाव के मामले में एक जैसी है। तो जाहिर है कि विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की विचारधारा से के सामने टिक नहीं पाती है। इसलिए एआईएडीएमके इन्हें झटका दे रहा है, और सिर्फ एआईएडीएमके ही नहीं बल्कि अकाली दल भी, जिसे कि साधने के लिए फिर से कोशिशें कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह। लेकिन प्रकाश सिंह बादल टस से मस नहीं हो रहे हैं, और पंजाब में सीट समझौता तक करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल को पहले 6 सीटें देना चाहती थी और खुद 7 सीटों पर लड़ना चाहती थी, लेकिन इस पर भी समझौता नहीं हो पाया। अगर
अकाली दल को ज़्यादा सीटें दे दे, भारतीय जनता पार्टी कम सीटों पर लड़े, तब भी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि किसान आंदोलन फिर से बुलंदियों पर है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जिस तरह से किसान फिर एकजुट हो गए हैं, अपने आंदोलन को चला रहे हैं, उस आंदोलन को देखते हुए अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दे सकती है, सीट शेयरिंग नहीं कर सकती है। सिर्फ अकाली दल और एआईडीएमके ही नहीं, बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अभी कुछ महीनों पहले जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और उस कड़वाहट को चंद्रबाबू नायडू आज तक नहीं भूल सके हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आना नहीं चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूती नहीं देना चाहते हैं आंध्र की तरफ से, यही हाल केसीआर का है। केसीआर अभी सदमे से उबर नहीं पाए हैं, हार के सदमे से। विधानसभा चुनाव में उनकी बुरी तरह से हार हुई थी और केसीआर के पीछे भी लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। केसीआर को एनडीए में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केसीआर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी कविता को दिल्ली के शराब घोटाले में फंसाया गया है और ईडी उनके खिलाफ भी आए दिन कार्रवाई करती रहती है। तो इनके सीबीआई, ईडी, आईटी का आतंक इतना कि केसीआर भी इनसे दूरी बना लिए हैं। अब बात रह गई उड़ीसा के नवीन पटनायक की। तो नवीन पटनायक न तो इंडिया गठबंधन में है, न एनडीए गठबंधन में है। एक तरह से जैसे फ्लोटिंग वोटर होते हैं कि जिस तरफ माहौल देखेंगे उस तरफ चले जाएंगे चुनाव के बाद। तो नवीन पटनायक ऐसे नेताओं में है जो शुरू में किसी पार्टी के साथ नहीं रहते हैं और जीत होने पर उसी पार्टी के साथ हो लेते हैं जो पार्टी जीतती है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात कहीं भी नहीं बन रही। उद्धव ठाकरे उद्धव गुट से समझौता करना चाहते हैं, फिर से उन्हें एनडीए खेमे में लाना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, शायद वो जिंदगी भर भी उद्धव ठाकरे उससे नहीं उबर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जा कर के कम्युनल पॉलिटिक्स करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के ऊपर भी डोरे डाल रहे हैं कि वो भी आकर के एनडीए में शामिल हो जाएं। अजीत पवार का कुनबा तो पहले से ही शामिल है। शरद पवार के भी पीछे हाथ धो करके पड़े हैं अमित शाह और उन्हें एनडीए में लाना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार भी ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बची खुची उम्मीदें भी अब छोटे छोटे दलों पर जा कर के सिमट गई है। जिन छोटे दलों को तमिलनाडु में एआईडीएमके और डीएमके कोई अहमियत नहीं देती है, उन्हें साथ रखना नहीं चाहती है, ऐसे छोटे दलों से समझौता करने के मूड में आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे गिर रहा है, आपको हम बता दें कि आज से ही नहीं, पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री का कद घट रहा है और राहुल गांधी का कद बढ़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इनका गोदी मीडिया, इनका पालतू मीडिया ही समय समय पर सर्वे करता है और यह बताता है कि राहुल गांधी का और कांग्रेस का वजूद
कद बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का कद घट रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो अपने को विश्व की नंबर 1 पार्टी कहती है, लोकसभा चुनाव के दौरान उसे हार की आहट मिलने लगी। अब यह हार किस स्तर तक होगी अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अनुमान है कि 200 के आसपास ही भारतीय जनता पार्टी रहेगी आज की स्थिति में। अगर आज चुनाव होते हैं तो लगभग 1 महीने चुनाव के और रह गए हैं जब मतदान शुरू होगा, और 10 दिन और रह गए हैं लगभग जब चुनाव आचार संहिता जारी होगी। तो इन 1 महीनों में कितना परिवर्तन होता है, सार्थक परिवर्तन होता है या नकारात्मक परिवर्तन होता है, वह तो समय बताएगा। लेकिन आज की तिथि में भारतीय जनता पार्टी अपने को हारते हुए पा रही है, और इस हार को वह सार्वजनिक नहीं कर रही है, बल्कि इस हार को जीत के रूप में और तीसरी बार हैट्रिक लगाने 400 पार 370 पार करके अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है। अगर कार्यकर्ताओं तक यह संदेश चला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पर खड़ी है, तो उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए निचले स्तर तक, कार्यकर्ताओं तक और इस देश के मतदाताओं तक वस्तु स्थिति को, जमीनी हकीकत को पहुंचने नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और एक नैरेटिव बना करके, एक झूठ का पहाड़ खड़ा करके 400 पार और 370 पार की बात कह रही है। तो आरएलडी को जरूर ले लिया है इन्होंने अपने खेमे में, लेकिन आरएलडी से बात नहीं बन सकेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता आरएलडी का बहिष्कार कर चुके हैं। जब बहिष्कार हो चुका है आरएलडी का, तो उसे जाट वोट या मुस्लिम वोट कतई नहीं मिल सकते हैं, और किसान आंदोलन की वजह से आरएलडी का वजूद खत्म हो गया, इसलिए कि वह एक कम्युनल पार्टी, वह एक सत्तारूढ़ पार्टी, वह एक ऐसी पार्टी जो किसानों की मांगों को नज़रअंदाज करती है, किसानों के लिए काले कानून बनाती है। ऐसी पार्टी के साथ जाने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाता भी मन बना चुके हैं कि आरएलडी और बीजेपी दोनों को हराना है। अपना दल के साथ इनका पहले से समझौता है, इसी तरह से सुहेलदेव पार्टी और निषाद पार्टी से भी है। लेकिन इन उत्तर प्रदेश की पार्टियों का वजूद ही क्या है? 1-2 सीटों पर इनका असर है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सीटों पर असर है, और इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को खास फायदा नहीं मिलने वाला है। फायदा तो मिलने वाला है मायावती से, लेकिन मायावती के साथ ओवैसी को जोड़ करके जिस तरह से मुस्लिम वोटों को काटने की जुगत बना रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह, क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? आज की तिथि में कोई भी मुसलमान नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वोट जाए मुस्लिमों का। ऐसे में अगर मुस्लिम मायावती को वोट देते हैं तब भी वो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, और ओवैसी को वोट देते हैं तब भी वह भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, क्योंकि ओवैसी और मायावती बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहायता करती है, और इसकी एवज में इन दोनों पार्टियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, भले ही इन दोनों पार्टियों ने अकूत धन कमा रखा हो नंबर 2 से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर केसीआर को नहीं मिला पा रही है और
चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिला पा रही है, तो समझ लीजिए कि दक्षिण का किला नहीं जीत सकती है। किला जीतने की तो बात दूर, दक्षिण से 10-15 सीटें भी नहीं ला सकती है, और दक्षिण में कुल 130 सीटें हैं। जब तक दक्षिण में पर्याप्त सीटें नहीं आएंगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी को मनचाही सफलता नहीं मिल सकती है। 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू सकती है, क्योंकि उत्तर भारत में काऊ बेल्ट में जहां पर इन्हें 100% वोट मिल चुके हैं, 100% सीटें मिल चुकी हैं, वहां पर सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ रही है कि वो मिल जाएंगी, बल्कि उन सीटों में कमी होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तमाम ऐसी वजह हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी की हार हो सकती है उत्तर भारत के काऊ बेल्ट में। और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का सफाया है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। नॉर्थ ईस्ट से कुल 25 सीटें आती हैं, और इनमें अधिकांश पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। और आज नॉर्थ ईस्ट की ऐसी स्थिति हो गई है मणिपुर की वजह से। मणिपुर का कलंक न सिर्फ मणिपुर को ले डूबेगा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को ले डूबेगा। और भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ ईस्ट से 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं, बहुत प्रयास करने के बावजूद। आपको याद रहे कि नॉर्थ ईस्ट में असम भी आता है, और असम में भारतीय जनता और पार्टी और कांग्रेस में इस बार बराबर की टक्कर है। एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और हिमंता बिस्वा शर्मा के करप्शन की वजह से वहाँ पर जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा गई थी, तो उस न्याय यात्रा के साथ जिस तरह का घिनौना मजाक किया था हिमंता बिस्वा शर्मा ने, उससे भी असम की जनता वाकिफ है। और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को तो इन 10 सालों में अच्छी तरह से पहचान लिया है नॉर्थ ईस्ट ने। और जब से मणिपुर में दंगा हुआ, फसाद हुआ, अनगिनत मौतें हुई, महिलाओं को सड़कों पर टहलाया गया, नंगा करके बलात्कार किया गया, मार डाला गया, पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की भद्द पिटी है, बदनामी हुई है। और नॉर्थ ईस्ट पूरा अब मणिपुर के साथ खड़ा हो गया है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल सकती। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सीट बंटवारे के फार्मूले पर जिताऊ प्रत्याशियों को खड़ा कर सकती है। गुरदासपुर जो कि पंजाब की सीट है, वहाँ पर युवराज सिंह को पेशकश की गई, क्रिकेटर युवराज सिंह को उन्होंने ठुकरा दिया। और जो वहाँ पर वर्तमान में सांसद हैं सनी देओल, उन्होंने भी ठुकरा दिया कि हमें अब चुनाव नहीं लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रह करके या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के। इसी तरह से उत्तरी दिल्ली में 2 बार सांसद रहे गौतम गंभीर ने भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा दिया। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने त्याग दिया है। क्यों त्याग दिया है उसे आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जिस तरह से महिला खिलाड़ियों के साथ बर्ताव था भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है, उसे हर कोई देख रहा है। और हर कोई सेलिब्रिटी अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो इंडिया से लड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहता है। 195 सीटों का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसमें ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिन्हें फिर से लिया गया है और एंटी इनकम्बेंसी का चस्पा उनके ऊपर लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का वे हिस्सा रहे।
हालांकि सांप्रदायिकता से कुछ समझौता जरूर किया है। प्रज्ञा ठाकुर को साइड करके, प्रवेश वर्मा को साइड करके यह जताने की कोशिश किया है कि भारतीय जनता पार्टी में सांप्रदायिक जुनून फैलाने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया है, उन्हें टिकट नहीं दी गई है। लेकिन मुसलमान अच्छी तरह से समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आता है तो मुसलमानों की हमदर्द बन जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है वैसे ही मुसलमानों के खिलाफ फतवे जारी किए जाते हैं, बयान जारी किए जाते हैं, कराए जाते हैं। हिंदू संगठनों के द्वारा धर्म संसद बुलाई जाती है और उसमें मुसलमानों का नरसंहार करने की बात कही जाती है। CAA NRC लाया जाता है। मुसलमानों को मुस्लिम देशों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजने की बात कही जाती है। CAA NRC के माध्यम से मुसलमानों की नागरिकता खत्म कर देने की बात कही जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुसलमान वोट पाने के लिए आज कार्यक्रम चला रही है, मोदी भाई जान का कार्यक्रम चला करके मुस्लिम महिलाओं से वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने, पसमानदा महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की हवा निकाल दी है और एक भी महिला शामिल नहीं हो रही है प्रधानमंत्री के इस नारे में, धन्यवाद मोदी भाईजान में। तो भारतीय जनता पार्टी की कुल मिलाकर के बहुत बुरी स्थिति है और विरोधी दलों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है अच्छे नेताओं को पाने के लिए। अशोक चव्हाण महाराष्ट्र से चले गए, कमलनाथ को भी, जो कि कद्दावर नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे माने जाते हैं, इनको भी लेने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। तो भारतीय जनता पार्टी अभी को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि वह 200 सीटें पा रही है और इसके लिए वह भरसक कोशिशें कर रही है, साम दाम दंड भेद अपना रही है और विरोधी पार्टियों में सेंधमारी कर रही है और इंडिया को, जो मजबूत इंडिया है, उसे ख़त्म करने का कुचक्र रच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।